नई कॉन्सेप्ट जो है वो रखा था हमने बंडरा के लिहाज से, जो कि इस बार 2024 दिसंबर 2024 को पूछा, जिसको हम ट्रायडिक रेसिप्रोकल काउजेशन कहा था बेसिकली, ट्रायडिक रेसिप्रोकल काउजेशन नहीं, जिसमें हमने बताया ट्राई के मतलब 3 होते हैं, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब इंट्रैक्शन इफेक्ट है और काउजेशन का मतलब कारण है। मतलब बंडरा ने एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व की जिसको हम लोग ट्रायडिक रेसिप्रोकल काउजेशन कहते हैं। ये ट्रायडिक रेसिप्रोकल काउजेशन बताता है कि इंसान की डेवलपमेंट में, इंसान की लर्निंग में उसकी पर्सनल फैक्टर्स, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और उसके बिहेवियरल फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है जी, तमाम फैक्टर्स का असर पड़ता है जी। अर्थात जैसा हमारा पर्सनल फैक्टर्स होगा, जैसा हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होगी और जैसा हमारा बिहेवियरल फैक्टर होगा, इन सब का हमारी लर्निंग के ऊपर जी, इन सब का हमारी लर्निंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना जी। जी सर। हाँ, तो ये ट्रायडिक रेसिप्रोकल काउजेशन सिस्टम था। इसके अलावा हमने बोबोडल एक्सपेरिमेंट की चर्चा करी थी। उसके बाद हम फाइनली आपके साथ मेडिसिनल प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर बात कर रहे थे कि मेडिसिनल प्रोसेस में बेसिकली 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला स्टेप था हमारा जी, पहला स्टेप था अटेंशन, जहाँ पे हम मॉडल्स की बिहेवियर को अटेंशन देते हैं, अर्थात तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं बेसिकली। जाहिर है कि जिसकी बिहेवियर को हम कॉपी करना चाह रहे हैं, पहले उसकी बिहेवियर को ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, तब हम किसी की बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं, राइट जी। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप था हमारा जी, रिटेंशन। रिटेंशन में हमने जो व्यवहार अटेंशन की, अर्थात जिन व्यवहारों को हमने ऑब्जर्व किया, जिन व्यवहारों का अवलोकन हमने मॉडल्स के अंदर किया, अब उन व्यवहारों को क्या करना है, याद करना है बेसिकली, रिमेम्बर करना है, रिमेम्बर करना है, याद करना है, स्मृति धारण करनी है बेसिकली उन व्यवहारों की। जब स्मृति धारण हो जाएगा तो फिर हम अपनी बिहेवियर से उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, अर्थात इम्प्लीमेंट करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे या क्रियान्वित करेंगे या लागू करेंगे, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन या मोटर रिप्रोडक्शन कहते हैं, नहीं। और इन सब में जो अहम रोल होगा वो आपकी जी, आपकी मोटिवेशन का होगा बेसिकली। मोटिवेशन रहेगा तभी हम किसी की बिहेवियर को कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज हम किसी की बिहेवियर को कॉपी नहीं कर पाएंगे। बिहेवियर को अगर हम सीख भी रहे हैं तो उसको कॉपी करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए बेसिकली मोटिवेशन का होना जी, मोटिवेशन का होना जरूरी है। इसके अलावा हमने इफेक्ट्स ऑफ मॉडलिंग ऑन बिहेवियर की बात करी थी कि जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो मे बी के पॉजिटिव के साथ साथ समटाइम्स नेगेटिव बिहेवियर भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ये तो तय है कि जब भी हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं और किसी को मॉडल मानते हैं, उसकी बिहेवियर का अनुकरण करते हैं, तो वो बेसिकली नई बिहेवियर को सिखाता है, नई बिहेवियर हम सीखते हैं। मॉडलिंग जो है पहले से सीखी गई व्यवहारों को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले से किसी के व्यवहार को सीख रखी है, तो मे बी कि हम मॉडलिंग की वजह से उन व्यवहारों में फ्रीक्वेंसी आ सकती है, अर्थात बढ़ोतरी आ सकता है, या उन व्यवहारों में कमी भी आ सकती है बेसिकली। मॉडलिंग समटाइम्स सामाजिक रूप से मना किए गए व्यवहार या फॉरबिडन बिहेवियर को, अर्थात जिन व्यवहारों से समाज मना करता है, उन व्यवहारों को भी समटाइम्स मॉडलिंग सिखा देता है, नहीं। अर्थात वो हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करेगा कि हम सीखना चाह रहे हैं या नहीं सीखना चाह रहे हैं, और सीखना चाह रहे हैं तो कैसे बिहेवियर को सीखना चाह रहे हैं, किस बिहेवियर को सीखना चाह रहे हैं। जी डोंट और नॉट जी डोंट और नॉट। हाँ जी सर। इसके अलावा मॉडलिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर बिहेवियर। जाहिर है एक तरीके के बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, वो मॉडलिंग के जरिए से बार बार दोहराए जाते हैं, अर्थात कॉपी किया जाता है। यहाँ तक की चर्चा जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ कर दी थी जी। यहाँ तक की चर्चा जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ जी कर दी थी, हो चुका। हाँ, इससे आगे की कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको ध्यान में रखना है बेसिकली, जिसमें से एक जो टर्मिनोलॉजी है जो अल्बर्ट बंडरा ने अपने सिद्धांत में रखा, वो है सेल्फ एफिकेसी। क्या है?
सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कॉन्फिडेंस। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कॉन्फिडेंस। है ना? आप कितना कॉन्फिडेंट है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को कॉपी करने के लिए, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली। तो सेल्फ एफिकेसी इस बात को रेफर करता है कि इंडिविजुअल की कॉन्फिडेंस क्या है बेसिकली लर्निंग को लेकर के। तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है लर्निंग को लेकर के, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। अगर हम में से कोई ये मानता है, अगर हम में से कोई ये विश्वास रखता है, कोई यकीन रखता है कि हम किसी की बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं, किसी की बिहेवियर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनका ये सोचना, उनका ये मानना बेसिकली सेल्फ एफिकेसी को रेफर करता है, अर्थात मोरल को रेफर करता है, अर्थात कॉन्फिडेंस को रेफर करता है। तो सेल्फ एफिकेसी को हम दूसरे शब्दों में, दूसरे टर्म में सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, अर्थात अधिगम के प्रति हमारे पास जो भी आत्मनिष्ठा है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मोरल है हमारी, वो एक्चुअली में क्या कहलाती है जी? वो एक्चुअली में क्या कहलाती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एफिकेसी कहलाता है एक्चुअली में। बंडरा का ख्याल ये है कि मॉडलिंग के लिए लर्नर्स के पास सेल्फ एफिकेसी का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि हम आपकी बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं, आप हमारी बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं, जब तक आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप हमारी बिहेवियर को कॉपी हमारी बिहेवियर को कॉपी नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात मोरल का होना या सेल्फ एफिकेसी का होना सेल्फ एफिकेसी का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लर्निंग में जरूरी है। दूसरा है आपका सेल्फ रेगुलेशन। ये बहुत जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन जो है, आत्मनियमन या स्वनियमन किसको कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपको कि सोशल लर्निंग थ्योरी में या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में समाज में कई लोग बहुत सज्जन हैं, समाज में कई लोग बहुत बुरे हैं, समाज में कई लोग बहुत अच्छे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको आइडियल मानते हैं और किसके व्यवहार को आप किसके व्यवहार को आप कॉपी करना चाहते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कॉपी करना आइडियल मानते हैं, किसको कॉपी करना चाहते हैं। चूंकि सोशल लर्निंग थ्योरीज में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में आपके पास कोई थर्ड पर्सन नहीं होता जो आपको सही गलत बताएगा, क्या सही है और क्या गलत है, कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन आपका आइडियल होगा, कौन आपका आइडियल नहीं होगा, किसकी बिहेवियर को कॉपी करनी है, किसकी बिहेवियर को कॉपी नहीं करनी है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसलिए बंडरा कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन के तहत कि इंडिविजुअल एक्चुअली में ये खुद से तय करे, खुद से ये जज करता है कि उसके लिए लर्निंग की प्रोसेस में क्या चीज एप्रोप्रिएट है और कौन सी चीजें इनएप्रोप्रिएट है, अर्थात किन चीजों को कॉपी किया जाए और किन चीजों को कॉपी नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। It's totally depends upon the individual, how individuals are perceiving, how individuals are judging, and how individuals are making a decision basically towards copying or towards implementing someone behavior. तो जो सेल्फ रेगुलेशन है वो ये बताता है लर्नर्स को कि आप लर्निंग की प्रोसेस में खुद जज करिए, खुद ही तय करिए कि किन को कॉपी करनी है, किन को कॉपी नहीं करनी है, कैसे कॉपी करनी है और कैसे कॉपी नहीं करनी है। क्योंकि लर्निंग की प्रोसेस में सेल्फ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपको कोई बताने वाला आपको कोई बताने वाला नहीं है ना। अब आपको कहता है कि सेल्फ रेगुलेशन इज व्हेन द इंडिविजुअल हैज इन ऑन आइडियाज अबाउट what is appropriate or inappropriate behavior and choose action accordingly, है ना। सेल्फ रेगुलेशन
वो इंडिविजुअल के उस स्टेट को रेफर करता है, उस संदर्भ को रेफर करता है जिसमें इंडिविजुअल खुद ये तय करता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है और जो गलत है इसका इम्तियाज करते हुए, इसका अंतर स्पष्ट करते हुए लर्नर्स अपने एक्शन का चुनाव करें, अपने एक्शन का इंतखाब करें। जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, इसका मतलब सेटिंग स्टैंडर्ड एंड गोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन की बात करते हैं, है ना। सेल्फ रेगुलेशन में आपको खुद तय करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, मानदंड बनाना पड़ेगा, संदर्भ बनाना पड़ेगा, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि किन की बिहेवियर को हमें कॉपी करनी है और किन की बिहेवियर को कॉपी नहीं करनी, अर्थात किनका ऑब्जर्वेशन करना है, किनका ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। अर्थात जजमेंट भी आपको ही लेने होंगे बेसिकली, और साथ साथ जजमेंट के साथ साथ आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, खुद ही रिएक्शन करना पड़ेगा बेसिकली, है, खुद ही रिएक्ट करना पड़ेगा, खुद ही रिएक्शन करना पड़ेगा, एक्चुअली खुद ही रिएक्ट करना पड़ेगा, खुद ही है। हाँ अभी मिलते हैं बेटी, अभी मिलते हैं। तो बेसिकली सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ रेगुलेशन में हम ये देखते हैं कि कौन किसको हमें ऑब्जर्व करना है, किसको ऑब्जर्व नहीं करना है, किसको रेगुलेट करना है, किसको रेगुलेट नहीं करना है। इज इट ओके जी? यस सर। किन की बिहेवियर को कॉपी नहीं करनी है बेसिकली। इसके अलावा सेल्फ मॉनिटरिंग है एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट है ना। सेल्फ मॉनिटरिंग है एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट है। जैसा कि हमने बताया अभी आपसे कि सेल्फ मॉनिटरिंग में अभी हमने देखा सेल्फ रेगुलेशन में कि हमें बताने वाला कोई नहीं है, हम खुद रेगुलेट करते हैं कि हमें क्या किन की बिहेवियर को कॉपी करनी है, किन की बिहेवियर को कॉपी नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। अभी पढ़ा लेते हैं, बात करते हैं, ले लो जाओ उधर जाके बैठ जाओ, अभी पढ़ाने के बाद बात करते हैं। तो सेल्फ मॉनिटरिंग में बेसिकली देयर आर टू वेज व्हाट पीपल कैन कंट्रोल देयर ऑन बिहेवियर। दो चीजें हैं, एक तो फर्स्ट द मॉनिटर एंड ऑब्जर्व देयर ऑन बिहेवियर। बैकग्राउंड से काफी आवाज जा रही है क्या जी? बैकग्राउंड से काफी आवाज जा रही है? नहीं चलेगा, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। ओके 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 ओके, so there is too much of so self monitoring basically self monitoring में मैं बता रहा हूँ कि self monitoring and self reinforcement दो पॉइंट्स है। आप इसमें देखिए, तो जैसा कि हमने सेल्फ रेगुलेशन में चर्चा किया कि हमें खुद तय करनी है कि किन की बिहेवियर को कॉपी करनी है और किन की बिहेवियर को कॉपी नहीं करनी है। तो हमें अपनी बिहेवियर को मॉनिटरिंग भी खुद करना पड़ेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है जी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस में, क्योंकि तीसरा कोई बताने वाला जी, क्योंकि नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा बेसिकली, नहीं होगा। सो हमें अपने तय करना है, खुद को तय करना है बेसिकली। तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग हो जाएगा। और उसके बाद सेल्फ रीइंफोर्समेंट में है, अगर आपको कोई बिहेवियर अच्छी लग रही है, कोई बिहेवियर कॉपी करने लायक है, कोई बिहेवियर इडिटेबल है, कोई बिहेवियर कॉपिंग करने लायक है और आप कॉपी कर रहे हैं, तो आपको खुद ही रीइंफोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि रीइंफोर्स करने के लिए भी कोई मौजूद जी, कोई रीइंफोर्स करने के लिए भी मौजूद नहीं होगा, है ना। कोई रीइंफोर्स करने के लिए बेसिकली मौजूद नहीं होगा, आपको खुद ही रीइंफोर्स करने पड़ेंगे बेसिकली। तो आपको समय पे, चूंकि समय नहीं देंगे तो पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर को जी, पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर को कॉपी करना मुश्किल होगा। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? तो कॉपी करने के लिए आप मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि रीइंफोर्स करने के लिए कोई दूसरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमें खुद को क्या करना पड़ेगा जी? सेल्फ मॉनिटरिंग करना पड़ेगा।
खुद को मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी और खुद को खुद को रीइंफोर्स भी करना पड़ेगा, सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। अब ये तो बात हो गई, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से एक हमने आपके साथ जो चर्चा की वो सेल्फ एफिकेसी की चर्चा की, जिसको हम लोग लेमन टर्म में या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं जी, क्या कह सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। और इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी तो है ही, इसके अलावा क्या पॉइंट डिस्कस किया हमने? सेल्फ रेगुलेशन, है ना, सेल्फ रेगुलेशन। व्हाट इज एप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज inappropriate, है ना। तो you should have to decide, you should have to take decision, you should have to make on decisions। इसके अलावा इसमें हमने बताया कि जजमेंट है, सेल्फ रिएक्शन है, और किन की बिहेवियर को कॉपी किया जाना है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना है, क्राइटेरिया सेट करना है। इज इट ओके जी? यस सर। हाँ, और इसके अलावा हमने क्या चर्चा करी जी? self monitoring and self reinforcement, है ना। लर्निंग की प्रोसेस में हमें अपनी बिहेवियर को खुद ही मॉनिटरिंग करनी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, सही बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं कि नहीं, और खुद को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, खुद ही को रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, तभी मोटिवेशन हमारे अंदर बरकरार रहेगी। इज इट ओके? जी सर। जी यस सर। चलिए, हाँ, इसके अलावा आइए बात करते हैं। एक हमने आपको जब टॉलमैन को पढ़ा रहे थे तो उस दिन हमने आपसे चर्चा किया था, जब हम लोग टॉलमैन को डिस्कस कर रहे थे, लेटेंट लर्निंग या हिडन लर्निंग की चर्चा कर रहे थे, याद है? यस सर। सो उसी दिन मैंने कहा था कि बंड्रा ने एक टाइप्स की लर्निंग दिया है जिसको हम लोग कहते हैं जी विकारियस लर्निंग। सो विकारियस लर्निंग में क्या है, एक हिडन टाइप की लर्निंग है, अर्थात लेटेंट लर्निंग ही है बेसिकली, जिसमें हमारे अंदर से पहले से कोई बिहेवियर मौजूद होता है, अर्थात कोई चीज हम सीखे हुए होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इस बात में होता है कि पता नहीं हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करेंगे, और जब उस बिहेवियर को हम प्रेजेंट करेंगे तो पता नहीं समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं जी, ये कंफ्यूजन रहता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया था, किसी को गाना गाना आता है, किसी को डांस करना आता है, किसी को और भी दीगर चीजें आती है बेसिकली, तो ये डर लगा रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर उसी समाज का कोई इंडिविजुअल अगर उसी तरीके का बिहेव किया और समाज ने उसे रीइंफोर्स किया, समाज ने उसको हौसला बढ़ाया, उसको उत्साह भरी उसमें, समाज ने रीइंफोर्स किया, तब हम भी उस तरीके की बिहेवियर को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आई मीन हमारे अंदर मौजूद ही रहता है, हम सिर्फ उसको बाहर में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, प्रेजेंट करने लगते हैं बेसिकली। एंड दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड विकारियस लर्निंग और हिडन लर्निंग और latent learning basically. So vicarious learning or observational learning occurs when a person is motivated to learn by watching someone else work and rewarded. vicarious learning तब देखा गया जब किसी को देखा गया कि किसी ने उसी तरीके की बिहेवियर प्रोड्यूस करी और उनको क्या किया गया एक्चुअली में, रिवार्ड किया गया बेसिकली में, नहीं? यस सर। तब हम उस बिहेवियर को जी विकारियस लर्निंग कहते हैं। इज इट ओके? जी सर। Yes, sir. Vicarious learning is very important. I strongly recommended you to please
remember the term, especially in the context of Bandura, like the triadic reciprocal causation system and vicarious learning along with self-efficacy. This is the flag points of social learning theory of course Bandura. Is it okay? Hoping for the review. Okay? जी? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, तो आगे बढ़े जी। जी सर। हाँ जी, अब आगे आइए आप। तो आगे इसी में जो सिलेबस है, सिलेबस नहीं आता तो बंडरा के अंदर में ही चर्चा किया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, है ना। सामाजिक अभिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखो, जब भी अफेक्टिंग की बात होगी तो अफेक्ट पॉजिटिव वे में भी कर सकता है और जी नेगेटिव वे में, नेगेटिव वे में भी अफेक्ट कर सकता है। सो व्हेनेवर यू आर I mean using the terms affecting, we should have to think upon the positive and negative influence of the particular factors like knowledge, expectation और attitude। ये हमारी cognitive factors है जो सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल लर्निंग को पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों तरीके से क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। दोनों तरीके से क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ये कौन से फैक्टर्स हैं हमारे, ये कौन से फैक्टर्स कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से फैक्टर कर सकते हैं, है ना। पर्सनल फैक्टर्स कह सकते हैं बेसिकली, है ना। पर्सनल फैक्टर्स तो एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा कोई और कई फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स है। हाँ, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स है जो आपकी लर्निंग को प्रभावित डेफिनेटली करेंगे बेसिकली, चाहे वो पॉजिटिव वे में करे चाहे वो नेगेटिव वे में करे एक्चुअली में, है। उसके बाद दूसरा फैक्टर्स है आपका जी, दूसरा फैक्टर्स है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे सामाजिक नियम है जी, सामाजिक उसूल जवाबित है, सामाजिक कानून है, सामाजिक उसूल है जो हमें क्या करते हैं, सीखने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। अब से देखिए आप, कोई पर्टिकुलर समाज है बहुत कॉन्साइज नेचर का है ना, कोई पर्टिकुलर समाज है जो बहुत कॉन्साइज है और कोई समाज बहुत ओपन नेचर का है। तो बताइए कि दोनों की लर्निंग में फर्क पड़ेगा नहीं, सोशल लर्निंग का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी, इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी, यस सर पड़ेगा, है ना, पड़ेगा बेसिकली। तो सोशल नॉर्म्स में एक्चुअली में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सोशल नॉर्म्स है जो कि आपकी और समाज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो भी हमारी लर्निंग को, अर्थात सामाजिक लर्निंग को क्या करेंगे, सामाजिक लर्निंग को वो भी क्या करेंगे जी, प्रभावित करेंगे। जी ओके ठीक। तो आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अभी आवाज समझ में आ रही है, अभी समझ में आ रही है, नेटवर्क थोड़ी ब्रेक हो रही है कभी कभी। अभी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो नई जगह आ रही है, जी अभी आ रही है, हर फैक्टर पे एक एक एग्जांपल बताते चलिए। हाँ बिल्कुल भाई देखो, जो नॉलेज है आपकी, जो एक्सपीरियंस है आपका, जो ज्ञान है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज इनएप्रोप्रिएट। अब जाहिर है कि एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट का ज्ञान नहीं होगा तो लर्निंग प्रभावित होगी कि नहीं होगी जी, लर्निंग प्रभावित होगी कि नहीं होगी।
उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन है ना, जो समाज जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखता है वो समाज उतना ही ग्रो करता है। जो समाज वेरी कॉन्साइज नेचर्स का है, जो समाज काफी बंधा हुआ है, उस समाज में ग्रोथ की गुंजाइश कम होती है। इज इट राइट और नॉट? आप देखिए सिटी डवेलर्स को, आप देखिए स्लम डवेलर्स के बच्चों को, उस समाज में जो लर्निंग है और आपकी समाज में जो लर्निंग है, दोनों की एक्सपेक्टेशन रेट अलग अलग है और दोनों की एक्सपेक्टेशन रेट का हमारी लर्निंग पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा है सर। ऑफ कोर्स। अब एटीट्यूड की बात ले लीजिए, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है सीखने को लेकर के, तो आपके समाज में एक से एक आइडियल मौजूद होंगे, एक से एक आई मीन के ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद होंगे, लेकिन फिर भी आप उनको कॉपी नहीं कर सकेंगे। और जो समाज अगर एटीट्यूड आपका बढ़िया है, एटीट्यूड आपका अगर पॉजिटिव है, तो समाज अच्छा हो या ना हो, समाज में बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हो या ना हो, लेकिन जो होंगे उन्हीं में से सीख करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इज इट राइट और नॉट? जी इज इट राइट और नॉट? जी राइट। So basically, this was the some examples of cognitive factors and personal factors that affect both in a way, in a positive context, of course, in the same way, negative context actually. And next factors is environmental factors like social norms actually. Social norms, I have already mentioned that some societies are very concise in nature. Some societies are very open in nature. Some societies are welcoming the suggestion, and some societies are contradictory to the statement. And some societies are very strict towards the decision making, towards the cultural reorganizations and cultural resocialization, and changing the landscapes of the society or culture section. That's why the both natures of society will definitely affect the learnings of an individual. जैसे आप देख लीजिए, जो समाज आप जैसे उन समाज को लीजिए, आपने आसपास के उन समाज को लीजिए जिन समाज में सजेशंस को, ओपिनियंस को वेलकम नहीं किया जाता है, और उन समाज को लीजिए जिन समाज में ओपिनियंस और सजेशंस को वेलकम किए जाते हैं। दोनों की लर्निंग स्टेटस में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? दोनों की लिटरेसी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आएगा सर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल उसका असर पड़ेगा बेसिकली। उसी तरीके से जो बिहेवियरल फैक्टर्स है उसमें स्किल है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग की हम लोगों ने बात किया, सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करी हमने, सेल्फ रेगुलेशन की हमने बात करी आपके साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमने बात करी। और अगर आप में ये तमाम स्किल नहीं है, सेल्फ मॉनिटरिंग की स्किल नहीं है, सेल्फ इवैल्यूएशन का स्किल्स नहीं है आप में, सेल्फ रीइंफोर्समेंट का स्किल नहीं है आप में आई मीन के आप अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर जाहिर है कि हम सीखने को कुछ और लेंगे, और डेफिनेटली इन चीजों का हमारी लर्निंग पे जी डेफिनेटली हमारी बिहेवियर पर इन चीजों का असर पड़ेगा, हमारी लर्निंग पे इन चीजों का असर पड़ेगा। इज इट राइट और नॉट? जी उसी तरीके से हमने प्रैक्टिस की बात करी। अब प्रैक्टिस की बात करी, देखो ऑब्जर्वेशन की हमने बात करी, हमने मॉडलिंग की बात करी। अब किसी को भी आप अटेंशन दे रहे हैं और उनकी बिहेवियर को रिटेन भी करना है आपको। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ड्रिल नहीं करेंगे, मॉक नहीं करेंगे, आई मीन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो किसी की बिहेवियर को एक बार जज करके, किसी की बिहेवियर को एक बार ऑब्जर्व करके आप कॉपी नहीं कर सकते। इज इट राइट और नॉट? जी इज इट राइट और नॉट? याद नहीं कर सकते आप किसी की बिहेवियर को भाई कॉपी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। I am just giving one examples from the field of education and of course जहां से हम सब जन्मे हैं, हम वहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां आप बात माइक्रो टीचिंग की करती है। हमने अभी जहां हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं, आपको माइक्रो टीचिंग में आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो उस्ताद थे,
पहले उन्होंने आपको प्रैक्टिस करके बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, किस तरीके से परफॉर्म करने हैं आपको, किस तरीके से सवाल पूछने हैं, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने हैं, और फिर आपने उसको कॉपी करने की कोशिश करी। बताओ एक दिन में कोशिश हो, एक दिन में हम कामयाब हो गए, या उनको कॉपी करने के लिए सब तो किसी पर्टिकुलर स्किल पे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। सब तो प्रैक्टिस करने पड़े, वीक बाय वीक प्रैक्टिस करना पड़ा। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? भाई बताओ ना, माइक्रो टीचिंग में हम लोगों ने जो कॉपी करी, हम लोगों ने जो माइक्रो टीचिंग में कॉपी करी, एक बार में हमने कॉपी नहीं किया ना, एक बार में हमें बिहेवियर को जज नहीं कर पाए ना। हमें किसी चीज को समझने के लिए, किसी बिहेवियर को सही तरीके से कॉपी करने के लिए हमें कई बार प्रैक्टिस करना पड़ा, और जितना प्रैक्टिस जिसने करी उसकी टीचिंग स्टाइल वैसी है। जिसने फॉर एग्जांपल जिसने ब्लैक बोर्ड स्किल के लिए अलग-अलग टाइप से प्रैक्टिस करना पड़ा माइक्रो टीचिंग में। ऑफ कोर्स जिसने जितना प्रैक्टिस करा, जिस स्किल की प्रैक्टिस करी, वो उसमें झलकता है। हम आप फॉर्मल प्रैक्टिस किए, 1 महीने का, 1 सप्ताह का, 15 दिन का, 20 दिन का, जितना, उसका असर आपकी टीचिंग में दिखता है, आपके बोर्ड पे लिखने से झलकता है, आपको बच्चे के इंगेज करने से झलकता है। हमारे एक उस्ताद ने 6 महीने की माइक्रो टीचिंग करी 6 महीने की। जब वो बोर्ड पे लिखते हैं तो वो झलकता है कि 6 महीने की प्रैक्टिस करी उन्होंने। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि 6 महीने की उन्होंने प्रैक्टिस करी। जब वो पढ़ाते हैं, जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो लगता है कि 6 महीने का उन्होंने माइक्रो टीचिंग करी है, प्रैक्टिस करी है। जब वो सवाल पूछते हैं तो लगता है कि 6 महीने का उन्होंने प्रैक्टिस करी है। यहाँ पे कई लोग होंगे जो उनको जानते हैं, सपोर्ट करेंगे क्या भाई? अलुल्ला साहब और कई लोग हैं, मुंतकिल कौसर साहब। मुझे लगता है शायद आप नौशाद हुसैन साहब सर की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स है ना। सो आप देखिए, ये प्रैक्टिस का असर है, ये प्रैक्टिस। जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर शब्द को वो नाप के तौल करके एकदम एक्यूरेट वही लिखे हैं जो दूसरा शब्द लिखा गया है। बिल्कुल एक सिमत में, एक तरह का, एक लाइन में। अब यकीन जानिए कि मिटाने में, बोर्ड पे लिखा हुआ जो लेटर है ना, उसको मिटाने में आपको माया लगेगा। मैं तो जस्ट आपको अरुल्ला साहब को कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे हुमा है, उन्होंने भी वहां से एमएड किया है। आई थिंक वो भी एग्री करेंगे। शायद हुमा के समय में नौशाद सर हैदराबाद चले गए थे, तो शायद हुमा लोग शायद नहीं कर पाएंगे, बट नौशाद सर अभी सर भोपाल चले गए सर। हाँ, अभी वापस भोपाल आ गए, अभी रिसेंटली हमारी बात हुई। जी सर, तो वो ज्यादातर पीपीटी ही यूज करते थे पढ़ाने में, लेकिन उनकी बोर्ड ब्लैक बोर्ड इसकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा लिखते थे। हैदराबाद में पता नहीं क्या था, बट हम लोगों ने भोपाल में पढ़ा। उस वक्त भोपाल में पीपीटी वगैरह का उतना रिवाज नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बोर्ड पे पढ़ा। यहाँ तो सर पीपीटी से एकदम डायरेक्ट उड़ा देते थे टॉपिक को। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। रिसर्च पढ़ाए हम लोग, यहाँ ऐसा नहीं था। हैदराबाद में। So I mean just contextualizing the practices. So actually में जैसा प्रैक्टिस करेंगे सोशल लर्निंग का उसका इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नौशाद हुसैन साहब को अगर कॉपी करते, उनकी बिहेवियर को प्रैक्टिस करते, ड्रिल करते, मॉक करते, तो ऑफ कोर्स हम लोग भी उस लेवल के हो सकते थे। आई मीन टीचर तो टीचर है हमारे, बट एक लेवल तक हो सकते थे। ऑफ कोर्स जो कमियां हैं बेसिकली वो मतलब क्राइसिस ऑफ प्रैक्टिसेस है एक्चुअली। वक्त का कम देना या वक्त के कम मिलने की वजह से जो भी एरर रह गई है वो एक्चुअली क्राइसिस है ना। बहरहाल, तो ये भी आपकी सोशल लर्निंग को प्रभावित करेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आप सीखेंगे, उतना बेहतरीन आप जानेंगे, और उतना प्रिसीजन आएगा। आई मीन शुद्धता आएगी बिहेवियर में, और नेचुरलाइज होता चला जाएगा बिहेवियर आपका, है ना। सेल्फ इफिकेसी, कॉन्फिडेंस की बात हुई। ऑफ कोर्स सोशल लर्निंग थ्योरी में या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में अगर आपका मोरल हाई नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का नहीं है, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आप सोशल लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल लर्निंग के लिए समय लगेगा एक्चुअली में, नहीं? यस सर। आप म्यूट हैं। सर कॉल पर आई थी। हाँ, सो सर आई वाज ऑन द कॉल। सो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी, कॉन्फिडेंस, ये भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। आई मीन ये तमाम फैक्टर्स है जो सोशल लर्निंग को प्रभावित करेगा। जब सोशल लर्निंग की बात करी जाए, जब सोशल लर्निंग हम कर रहे हैं, तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट ओके जी? इज इट ओके? ओके, यस सर। हाँ, चल, इसके अलावा यहाँ पे जो बी पार्ट है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये सब चूंकि पढ़ भी लेंगे तो यहाँ से कुछ होना जानी है नहीं। हाँ, यहाँ आ जाइए आप, डायरेक्ट सोशलाइजेशन की प्रोसेस पे आ जाइए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ कि सोशलाइजेशन की जो बेसिक अवधारणा है, आई मीन जो बुनियादी अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप समझते हैं। मान के चलूं जी, मान के Yes, चलूं sir. भाई? बाकी लोग चुप हो गए। जी सर। मान के चला जाए, जी, सर। सोशलाइजेशन की बेसिक अवधारणा आपके पास है, आप समझते हैं। मैं जी, एक जी। ओवरव्यू के तौर पे देते हुए आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।